हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों? क्या हाल चाल? बढ़िया भाई सभी के। तो बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई की हम बात करने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बच्चों हम न्यूक्लियाई, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कुछ कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके साइज़ के बारे में, इसके डेंसिटी के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियाई का मीन अपने पास क्या होता है। लास्ट क्लास में बच्चों एटम वाली क्लास में हम ज़्यादातर ऑर्बिट्स की बातें कर रहे थे और ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल कह रहे थे, लेकिन हमने इस चैप्टर में मतलब जो एटम वाला चैप्टर था उसमें हमने न्यूक्लियस की बात बहुत कम की थी। हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा था। आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, मतलब इस पूरे चैप्टर में बच्चों न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज अपने पास है हम उसका स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं कि बच्चों सबसे पहले हम एटम के बारे में बात कर लेते हैं नॉर्मली कि एटम अपने पास क्या होता है। एटम्स की यदि हम बात करते हैं तो एटम्स के बारे में हमने ये बताया था कि एटम्स क्या होता है, लगभग समथिंग 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक स्पेरिकल स्पेयर के शेप पे अपने पास में न्यूट्रल पार्ट होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। जिसके सेंटर में हमने क्या बताया था बच्चों, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मेनली कौन कौन प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन जो होता है वो बच्चों पॉजिटिव चार्ज रखता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, हम उसके चार्ज को जीरो कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियस का साइज कितना बताया गया, तो बच्चों 10⁻⁻15 मीटर बताया गया है। यानी हम नॉर्मली यदि बात करें तो दो बातों से हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि इस एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यानी जिसमें देखो प्रोटॉन का मीन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का मीन न्यूट्रल। यानी हम ये भी कह सकते हैं एटम का वो सेंटर पार्ट जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज अपने पास सेंट्रलाइज रहता है, हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के साइज को 10⁻⁻15 10⁻⁻10 मीटर बताया गया है। एनसीईआरटी में बच्चों हमें इस न्यूक्लियस के साइज को एटम के साइज से कंपेयर करने के लिए कुछ हिंट दिया गया है। उन्होंने ये कहा है एनसीईआरटी में कि ये एक अपने पास रूम है, इस रूम के अंदर एक सुई रख दे और उस सुई की जो नोक अपने पास होगी, उस सुई की जो नोक होगी बच्चों वो न्यूक्लियस रहेगा। यह पूरा रूम अपने पास में कौन है? एटम है। इसके अंदर जो सुई रहेगी उसका जो नोक है उसको उन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस कहा। यानी हम यदि इन दोनों को कंपेयर करें तो वो जो एटम है वो लगभग 10⁵ टाइम, एटम लगभग 10⁵ टाइम, न्यूक्लियस है 10⁵ टाइम बड़ा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं 10⁵ का मीन अप्रोक्सीमेट 1 लाख, 1 लाख गुना बड़ा होता है। यानी एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज में की कंपैरिजन में लगभग 10⁵ गुना क्या होता है अपने पास बड़ा होता है, या न्यूक्लियस इतना गुना एटम के साइज से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये तो अपने पास न्यूक्लियस था और ये कहा गया कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होती है, इसके चारों क्या होती है बच्चों? इसकी ऑर्बिट्स होती है। और इनको बोर ने इन ऑर्बिट्स का नाम भी चेंज कर दिया था। बोर ने कहा था कि इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। दूसरी बात यदि हम बात करें तो जो एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया था कि ये पार्ट कैसा माना गया? एम्प्टी स्पेस माना गया है, एम्प्टी स्पेस पार्ट माना गया है। और एम्प्टी स्पेस पार्ट माना गया है तो ये हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड का जो उसके आसपास का अराउंड का जो भी पार्ट अपने पास होता है जिसको हम एम्प्टी स्पेस बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम मास रखता है, जिसके मास को हम यहाँ लगभग 0 मानकर करते हैं। तो सारा जो मास होता है, सारा जो एटम का वजन होता है वो किसके पास माना गया है बच्चों? न्यूक्लियस के पास माना गया है। यानी हम जब भी मास की बात करते हैं, टोटल एटम के मास की बात करते हैं टोटल, तो वो मास
हम न्यूक्लियस के मास को ही ऐड करके करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल अपने पास रहने वाला है। तो ये एम्प्टी स्पेस माना गया है। तो हम एटम के न्यूक्लियस की एक खास बात और यहाँ बता सकते हैं कि इसका सारा जो चार्ज होता है जो सारा जो मास होता है वो इस न्यूक्लियस में क्या माना गया, सेंट्रलाइज माना गया है। यानी इस पूरे एटम का टोटल मास हम न्यूक्लियस में ही सेंट्रलाइज मानते हैं। ये तो अपने पास एटम के बारे में है। अब हम इस एटम के न्यूक्लियर का क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर का हम स्टडी कर लेते हैं। तो आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों जैसे मान लो कि एटम है अपने पास में, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस सब प्रेजेंट है। अब बच्चों यदि किसी एटम के एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, एटम के एलिमेंट को लिख रहा हूँ बच्चों जेड एक्स, ऐसे हम लिखते हैं। एक्स या कोई एलिमेंट है, जेड अपने पास जैसे लिखा हुआ होता है ना बच्चों, C6 मान लो 12 लिखा हुआ आ गया, तो C ये x की जगह मतलब एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हमने, ये Z एक तरीके से 6 है, यहाँ एक कोण है 12 अपने पास है। अब इनमें ये कौन होते हैं, हम किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो देखते हैं कि ये x तो बच्चों को एटम अपने पास है, ये जो Z होता है, ये Z होता है बच्चों ये एक एटम के एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है। ये एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। ये जेड का मान, जेड का वैल्यू 5 है, तो इसका मीन उसका एटॉमिक नंबर एटम का 5 रहेगा। ये ए जो होता है, ये बच्चों ए जो होता है वो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। क्या होता है अपने पास बच्चों, एटॉमिक मास नंबर अपने पास होता है। एटॉमिक मास नंबर ये होता है, और ये एटॉमिक मास नंबर कैसे होता है, किसको बताता है, उसकी भी बात हम करेंगे। ये ए अपने पास में एटॉमिक मास नंबर होता है, और ये कहीं ना कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का ही सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का ही सम होता है। और बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम होता है हम उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के सम को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और हम बात करें यदि हम इस ए में से जेड को माइनस कर दें, या आप चलो जेड की ओर बात करते थे बच्चों, ये जेड एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। किसी एटम में उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी जेड जितना रहेगा उतना ही बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अब नॉर्मली मैं बात करूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और न्यूट्रॉन अपने पास क्या होता है। तो हाइड्रोजन के जगह जैसे हम पहले बात करें बच्चों, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन वो होता है, देखो कुछ प्रॉपर्टी कि बच्चों एक तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तो इसके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका अमाउंट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है अपने पास में। अब हम सेकंड बात करते हैं कि इसका जो मास होता है, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें 1H1 फर्स्ट वाला है जिसको प्रोटियम कहते हैं। ये प्रोटियम ही बच्चों कौन होता है, प्रोटॉन होता है। इस प्रोटियम को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। तो हम ही देख पा रहे हैं कि देखो ये इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मीन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। बट यदि मैं बात करूं कि आपको यहाँ न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन को निकालना भी सीख लेते हैं। या जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है कि सर आपने प्रोटॉन तो बता दिया कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये ए में से जेड को माइनस किया जाता है, ए में से जेड को माइनस करेंगे, ए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा आपके पास में। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जेड है, ये अपने पास ये ए है और ये जेड है, ये ए है। ठीक है, ये ए है अपने पास में और ये कौन है, जेड अपने पास। इस ए में से इस जेड को माइनस करेंगे
तो यह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के अंदर होगा वो 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा। तो एग्जैक्टली हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन कौन होता है, प्रोटॉन वो होता है जिसके अंदर बच्चों न्यूट्रॉन कितना रहता है, 0 रहता है। जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब हम बात करें इसका मास कितना होता है। इसका जो मास होता है बच्चों वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब हम देख रहे हैं कि ये मास बहुत कम है, इससे कम तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। ये प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन लिखा कितना भी मैंने 1.67 × 10⁻⁻27। बच्चों इतना ही मास न्यूट्रॉन का भी माना जाता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास दोनों का हम सेम मानते हैं। इसके अराउंड में जो ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनका मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg रहता है। यह इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 रहता है। लेकिन जो हम एटॉमिक मॉडल एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे उसके बेसिस पर हम ये कह रहे थे कि सारा कैसा होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। तो सारा मास हम किसका कंसीडर करते हैं, एटम में न्यूक्लियस का ही कंसीडर करते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्वल माना जाता है, जिसका अमाउंट कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो ये बच्चों बहुत कम वैल्यू है। तो हम इस चैप्टर में इनके मास को हम केजी में डिफाइन नहीं करेंगे, इनके मास को हम AMU में, AMU क्या होता है इसका डिस्कशन हम आज की क्लास में या कल की क्लास में हम करने वाले हैं। तो AMU के बारे में क्या बता देता हूँ हल्का सा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में केजी में मास कैलकुलेट करके नहीं रखेंगे, हम AMU में मास कैलकुलेट करके रखेंगे। ए का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक, एम का मीन मास, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट के, देखो कितना छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत लाइट वेट के होते हैं। तो केजी में, केजी एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो इनको छोटे यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में ही हम कैलकुलेट करके ले रखते हैं और AMU को हम U से या AMU से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में इनके मास को केजी में नहीं लेकर AMU में मेजर करेंगे। AMU में इनके मास कितने होते हैं, कैसे मेजर किया जाता है, AMU क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में या आज लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर देंगे। यानी एक या दो क्लास आज या कल की क्लास में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में किसकी बात हो चुकी है, प्रोटॉन तक की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे न्यूक्लियस का पार्ट नहीं, इसके बाहर है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है और ये नेगेटिव चार्ज रखता है -1.6 × 10⁻⁻19। इसका सिंबल बच्चों -1 e⁻0 रहता है। इसको बच्चों माइनस बीटा पार्टिकल भी हम बोलेंगे, इसको माइनस बीटा पार्टिकल भी हम बोलेंगे, जिसका डिस्कशन हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये अपने पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स, देखते हैं कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम देखते हैं जो न्यूक्लियस से रिलेटेड अपने पास है। इससे पहले भी चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों आपसे कहा जाएगी 17 क्लोरीन 35, ठीक है, ये लिखा हुआ है 17 क्लोरीन 35। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो बच्चों एटॉमिक नंबर इसका 17 हो गया। इसका ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कह रहा हूँ बच्चों, मास नहीं कह रहा मैं आपको, मैं एटम का मास नहीं कह रहा, मैं एटॉमिक मास नंबर आपको कह रहा हूँ। और एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक जो मास होगा, ओनली एटॉमिक जो मास होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो अपने पास इस न्यूक्लियस का रहेगा, ये एटॉमिक मास नंबर है। और एटॉमिक मास नंबर कितना रहेगा बच्चों 35 पे। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितना रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ कितना रहेगा 35 - 17, तो ये कितना रहा बच्चों 18 रहेगा। अब यदि आपको टोटल मास यदि फाइंड करना रहे कि जैसे मान लो आप यहाँ टोटल मास फाइंड करके बताइए, तो टोटल मास के लिए हम ये देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में 17 तो कौन है बच्चों अपने पास में, प्रोटॉन है, और 18 कौन है, न्यूट्रॉन है। तो 17
प्रोटॉन का मास और 18 न्यूट्रॉन के मास का यदि सम करेंगे तो इस न्यूक्लियस का टोटल मास आएगा। और हमें पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी हम सेम लेकर चलते हैं, तो 70 प्रोटॉन के मास को 18 न्यूट्रॉन के मास में आप ऐड करेंगे तो टोटल मास अपने पास यह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल मास फाइंड करते हैं। हम इस चैप्टर में मास को बच्चों किस में कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे, AMU में कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे, तो आगे करेंगे। तो एक बार नोट कर लो भैया फटाफट से। तो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ने पास क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, और हम कुछ बेसिक टर्म्स का यह यूज़ करने वाले हैं जो बीच बीच में अपने पास बहुत यूज आने वाली है, बहुत बार आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी है भाई। ठीक है, जैसे हम नाम की बात ही नहीं कर रहे, अभी जैसे मैंने ये 2 एलिमेंट्स लिए हैं, इनको हाइड्रोजन के जैसे 1H1 लिया है, 1H2 लिया है, 1H3 हमने लिया है। हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखें, एटॉमिक मास आप नंबर देखें इसका क्या है। जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं 1H1 में, 1H2 में, 1H3 में, तीनों में देखें यहाँ मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिखाई दे रहा है। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी में 1 है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो एटॉमिक मास नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इनमें एटॉमिक मास नंबर जो अपने पास है, इसमें फर्स्ट में एटॉमिक मास नंबर बच्चों 1 है, सेकंड में कितना है 2 है, और थर्ड में कितना अपने पास 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 - 1, फर्स्ट में बच्चों 0 है, सेकंड में 2 - 1 1 है, थर्ड में 3 - 1 2 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने पास सेम आ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स के बारे में लिखा है कि 8 ऑक्सीजन 16 8 8 8। तो यहाँ पर भी बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं वो अपने पास सेम आ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम कितने आ रहे हैं बच्चों, 8 आ रहे हैं सभी में। अब इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बच्चों वो 16 - 8 8 आ रहा है, इसमें 17 - 8 9 आ रहा है, 18 - 8 यहाँ बच्चों 10 आ रहा है। यहाँ ए कितना है 16 है, या ए 17 है, या ए क्या अपने पास 18 है। तो ये हम देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी इनमें एटॉमिक जो नंबर है जेड जिसको हम कहते हैं वो सेम आ रहा है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जैसे ये तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं बच्चों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यानी आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोप्स बोलते हैं। यहाँ हम देखें बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम आ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम इसे आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो इसके 2 नेम है, दोनों नेम मैंने पहले बताया कि किस तरीके से दिया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें सभी में डिफरेंट है। इनका जो ए है एटॉमिक मास नंबर जो है वो तीनों का डिफरेंट है, बट हम देख रहे 8 8 8 एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों में सेम है अपने पास में। तो हम इसको आइसोटोप्स आइसोप्रोटॉन्स हम इसको कहते हैं। तो ये फर्स्ट अपने पास में आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स होता है। सेकेंड हम बात करें आइसोबार्स, बार यानी क्या होता है बच्चों, कहीं ना कहीं हम यहाँ मास की बात करने वाले हैं। आइसोबार में देखिए बच्चों ये कार्बन का एटम ले रखा है और एक हमने नाइट्रोजन का एटम ले रखा है। इस कार्बन के एटम में हम देखेंगे, इस कार्बन के एटम में देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है कि 6 और ये कितना अपने पास 7 है। तो इसमें जो जेड है, जेड का मीन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जेड है, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक में 6 आ रहा है और एक में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब डिफरेंट है। यानी इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चों ये क्या आ रहा है 14 और ये भी क्या आ रहा है 14 आ रहा है, यानी इनका जो एटॉमिक मास नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब न्यूट्रॉन निकाल कर देखते हैं। न्यूट्रॉन 14 - 6
तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 6 कितना हो गया, 8 हो गया। या 14 माइनस 7 कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ सेम आ गया। तो केवल एक चीज़ आपको सेम दिखाई दे रही है, देखो न्यूट्रॉन सेम नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। हम सेकंड बात करें, प्रोटॉन भी सेम नहीं है, प्रोटॉन भी सेम नहीं है। लेकिन क्या सेम आ रहा है बच्चों, इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम आ रहा है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम आता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम नहीं आ रहे, हम उनको आइसोबार्स कहते हैं। जैसे इसमें हम दूसरे में देखें तो बच्चों 1 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, बट हम ये देखेंगे 3 और ये कितना अपने पास 3, एटॉमिक मास नंबर यानी दोनों में ए सेम आ रहा है। न्यूट्रॉन देख लो बच्चों, 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन है, 3 माइनस 2 1 न्यूट्रॉन है। तो जिनमें ए सेम रहता है, एटॉमिक मास सेम रहता है बच्चों, हम उसको आइसोबार्स बोलते हैं। यहाँ देखें फिर आइसोटोन्स की बात हम करते हैं। एक टॉपिक बच्चों अभी आइसोटोन्स में मैं और समझाऊंगा आपको। यहाँ हम आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स क्या होता है, चलो समझते भाई। बच्चों दोनों में प्रोटॉन कितना है, फर्स्ट में प्रोटॉन कितना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट में प्रोटॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकेंड में बच्चों प्रोटॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है। यहाँ ए कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। यहाँ ए कितना आ रहा है अपने पास में, 4 आ रहा है। तो देखो दोनों डिफरेंट है, बट बच्चों यहाँ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, तो यहाँ न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 2 आ रहा है। यहाँ न्यूट्रॉन 4 माइनस 2, यहाँ न्यूट्रॉन 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जिनमें देखो एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों ही सेम नहीं है, लेकिन दोनों में आप ये देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं आपके पास में। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, सॉरी 2 आ रहे हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपने पास सेम होते हैं, हम उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 7 माइनस 3 बच्चों यहाँ 4 न्यूट्रॉन है, 8 माइनस 4 या 4 न्यूट्रॉन अपने पास है। एटॉमिक नंबर 3 इसका 4 है, तो डिफरेंट है, प्रोटॉन डिफरेंट है। 7 और 8 एटॉमिक मास इनका डिफरेंट आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में सेम आ रहे हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोन्स बोलते हैं। फिर आता है बच्चों मिरर न्यूक्लियाई। मिरर का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं कि मिरर में आप जैसा दिखते हैं उसका जस्ट उल्टा आपको दिखाई देता है। इसका मीन अपने पास में क्या हुआ कि मिरर का मीन क्या है कि जैसे बच्चों इसमें फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ समझना है इस तरीके से कि फर्स्ट वाले में बच्चों प्रोटॉन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सेकंड वाले में प्रोटॉन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस फर्स्ट वाले में हम देखेंगे बच्चों न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 7 माइनस 4 3 आ रहा है। इसमें हम देखेंगे न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 7 माइनस 3 4 आ रहा है। तो यानी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इंटरचेंज रहता है। जैसे हम बात करें कि इसमें प्रोटॉन 4 है, बट इसमें प्रोटॉन कितना है, 3 है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन 3 है, इसमें प्रोटॉन आपके पास क्या, सॉरी देखो इसमें प्रोटॉन 4 है तो इसमें न्यूट्रॉन 4 है। इसमें न्यूट्रॉन 3 है तो इसमें प्रोटॉन 3 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो इंटरचेंज जिनमें रहता है, हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। हम अब आइसोटोप्स में एक एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला आप समझाने वाले हैं, तो जब तक आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए आप। नोट करें बच्चों आप, और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इजीली में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से नोट कर लो।
तो देखते हैं बच्चों एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स में हमें बच्चों पता है बहुत सारे जो अपने पास में एटम्स होते हैं उनका मिक्सचर अपने पास होता है। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों उनका मास m1, m2, m3 इस तरीके से है और उनका जो परसेंटेज उसके अंदर अमाउंट है वो परसेंटेज अमाउंट x1, x2, x3 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो फाइंड कैसे करेंगे। m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 कहाँ तक चलेगा mn xn और डिवाइड किसका कर देंगे 100 का। ये जो अमाउंट दिया हुआ है बच्चों अपने पास में ये सारा किस में गिवन है? परसेंटेज में गिवन है। तो यदि आइसोटोप्स में हमें पता है एक एटम जो होता है बहुत सारे आइसोटोप्स का यदि मिक्सर रहता है तो हम कैसे उसका एटॉमिक वेट फाइंड करेंगे एलिमेंट का? तो हम m1 m2 m3 उनके मास देखेंगे, उनका परसेंटेज में क्या देखेंगे वेटेज देखेंगे और हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट फाइंड कर देंगे। m1 x1 m2 x2 m3 x3 सब में प्लस और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप नोट कर लो बच्चों इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। अब हमें ये पता है कि बच्चों एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और अकॉर्डिंग टू एटम उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट यानी ए डिफरेंट रहता है। तो ये जो इसका रेडियस होता है इस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो इस ए पर डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि बच्चों किसी न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन रहने हैं और 10 ही न्यूट्रॉन रहने हैं। ठीक है, और कोई दूसरा न्यूक्लियस है उसमें 20 प्रोटॉन रहने हैं और 20 ही मान लो न्यूट्रॉन रहने हैं, तो दोनों का साइज तो सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो किस पर डिपेंड करता है? ए पर डिपेंड करता है। साइज का मीन इसका रेडियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है बच्चों वो एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि इसका जो रेडियस होता है वो इस एटॉमिक मास की 1/3 पावर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेडियस अपने पास होता है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो ए यहाँ एटॉमिक मास नंबर है। यहाँ कौन है बच्चों? एटॉमिक मास नंबर है। तो एटॉमिक जो मास नंबर अपने पास होता है उसकी 1/3 पावर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ हमें कांस्टेंट का यूज करते हैं R0। या R0 के कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसका वैल्यू बच्चों 1.2 फर्मी यूज लेते हैं। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻15 से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। अब इस साइज में बच्चों हम इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और वॉल्यूम वैसे तो बच्चों ये स्पेरिकल जो न्यूक्लियस होता है कंप्लीट स्पेरिकल शेप में नहीं होता है, लेकिन हम इसको स्पेरिकल शेप मानकर ही इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ रहेगा स्पेरिकल शेप ले तो। अब r हमने पढ़ा है बच्चों क्या होता है? R0 a की पावर 1/3 होता है और इसका भी क्या है बच्चों? क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। सो वॉल्यूम कितना रह जाएगा? 4/3। बच्चों इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स है। अब से बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की केवल एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे 5 से 7 क्वेश्चन को हम साथ कर रहे थे, 20 to 25 मिनट लंबा खिंच जाता था। अब सभी बच्चों को मान लो सारे न्यूमेरिकल्स नहीं देखने हो, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल देखना हो, तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल रहेगा, चाहे वो एग्जाम्पल है चाहे क्वेश्चन है, उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन हम बनाएंगे। 2 से 3 मिनट में हम उसको सोल्व करके ख़त्म कर देंगे, तो 2 से 3 मिनट में इजीली सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ कितना रहेगा? 4/3 पाई R0 का क्यूब हो गया और ये अपने पास a आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट,
यानी जो बच्चों वॉल्यूम होता है वो एटॉमिक मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वॉल्यूम जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ठीक है, नोट कर रहे आप। फिर हम इसका डेंसिटी देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि बच्चों जो वॉल्यूम होता है वो एरिया पर वॉल्यूम जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी न्यूक्लियस अपने पास होते हैं, न्यूक्लियर जितने भी अपने पास होते हैं, उनका डेंसिटी ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, सेम ऑर्डर का रहता है। मतलब रेडियस डिफरेंट हो जाता है, वॉल्यूम डिफरेंट हो जाता है, वो एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है। बस जितने भी एटम्स है उनका डेंसिटी सेम ऑर्डर का अपने पास रहता है। कितना रहता है हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो जो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास से हम कैपिटल M ले लेते हैं, वॉल्यूम को V मान लेते हैं अभी, ठीक है। अब मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि बच्चों को एलिमेंट है ZX है। अब इस ZX में हमें पता है कि प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो बच्चों इस एलिमेंट का टोटल मास कितना रहेगा, हमें पता है कि बच्चों इसमें जितना, जैसे ये A है आपके पास में, ये A का वैल्यू 4 है, तो आप इसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना न्यूट्रॉन का मास होता है। यानी टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर, कैपिटल M टोटल मास। तो टोटल मास क्या होता है कि जैसे हमें बात करें कि ये हीलियम है, मैं इसका टोटल मास फाइंड करूं, तो इसका टोटल मास कितना होगा बच्चों, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 4 है। और आप क्या करते हैं, एक मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 कौन हुआ, A हुआ, MP या Mn, क्योंकि MP या Mn का वैल्यू हम सेम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 इन kg। तो टोटल मास क्या हुआ, Ma के इक्वल होगा। M क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है, और एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मास आ जाएगा। तो ये टोटल मास तो आ गया। वॉल्यूम भी चाहिए। वॉल्यूम वैसे तो अभी हमने फाइंड किया था, दोबारा फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम न्यूक्लियस का 4/3 पाई r³ रहेगा, 4/3 पाई। r का वैल्यू भी बताया बच्चों मैंने, r0 1 की पावर 1/3 और इसका क्यूब हो गया। सो वॉल्यूम कितना रहेगा, 4/3 पाई r0 का क्यूब, ठीक है, और A रहेगा। इक्वेशन कितना आ गया, सेकंड आ गया। क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है अभी पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ सेकंड, ये सेकंड दे देते, ये थर्ड दे देते, ठीक है। हमने मास और वॉल्यूम को अलग से निकाल कर समझा कर बताया है, तो ये वॉल्यूम हो गया। मास और वॉल्यूम का वैल्यू हम किस में रख देते हैं बच्चों, सेकंड हम फर्स्ट में रख देते हैं, यानी सेकंड से थर्ड से वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप। मास कितना अपने पास में बच्चों, मास कितना है देखो, MP इंटू A, ठीक है। वॉल्यूम कितना रहेगा, 4/3 पाई r0 का क्यूब है, और ऐसे कैंसिल हो गया। तो जो रेडियस होता था, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता था, जो वॉल्यूम होता है, वो बच्चों A पर डिपेंड करता है। इसलिए वो हर न्यूक्लियस के लिए रेडियस और वॉल्यूम डिफरेंट रहता है। क्या बोल रहा हूँ वापस से सुने, न्यूक्लियस का रेडियस डिफरेंट होता है, हर न्यूक्लियस का रेडियस डिफरेंट होता है, हर एटम के न्यूक्लियस का रेडियस डिफरेंट होता है, वॉल्यूम डिफरेंट होता है, क्योंकि वो A पर डिपेंड करता है। बट हम डेंसिटी को यदि देखें, डेंसिटी के फॉर्मूले में देखें, तो डेंसिटी क्या आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 पाई r0³, जो सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, यानी वो A पर डिपेंड नहीं कर रहे भाई यहाँ, और A पर डिपेंड नहीं कर रहे, इसलिए डेंसिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 4 पाई का वैल्यू 3.14,
R0 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। इसको सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट आता 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी लगभग कितने ऑर्डर की आती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ऑर्डर की आता है। तो जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है बच्चों वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻7 जो kg 17 kg पर मीटर क्यूब की ऑर्डर का रहता है। तो ये अपने पास न्यूक्लियस है। आज हमने इसका डेंसिटी से बात की। नेक्स्ट क्लास में 1 mu क्या होता है और mu क्या होता है एक्चुअली, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है इनका हम मास देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, हम बहुत सारे टेक्निकल टर्म का यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ अच्छे टॉपिक का स्टडी करने वाले, बहुत बड़ा ये मान के चले चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ये मान के चले इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है बच्चों। तो चले इस सफ़र में हम साथ चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए बच्चों।